तैयार हो जाइए एक्शन पैक दिन के लिए। आज है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन और ये है एक्सपायरी इस वित्त वर्ष की सबसे आखिरी, और बस उसके बाद होगा एक्शन भरपूर। जी हाँ, कमजोर शुरुआत के बाद आसार रिकवरी के होंगे या फिर दिखेगा दबाव और पिछले 2 सेशन रहे बड़े उतार चढ़ाव भरे। तो आज क्या हो स्ट्रेटेजी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं रजत देवगन। अभी जो हम हेडलाइंस पढ़े तो आखिरी हेडलाइंस तो बहुत एनकरेज करने वाली थी, खुशी देने वाली थी। ब्याज दरों में एक बार कटौती हो जाती तो जो बाजार में जो तेजी बनी है उसकी तेजी का रास्ता और खुल जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन आज के संकेत और ट्रिगर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, सबसे पहले वही देख लेते हैं। बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स पर डाल लेते हैं नजर कि किन किन बातों पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो एक तो ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड कल यूएस मार्केट्स लोअर लेवल से थोड़ा रिकवरी तो जरूर दिखा गए थे, लेकिन अगर आप एशियन मार्केट्स देखेंगे आज के सत्र में तो वहां पर आज मुनाफा वसूली के संकेत ज्यादा हैं और एसजेएक्स निफ्टी पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, थेरेसा मे जो है प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन की, वहां पर हो सकता है कि उनको अब अपना इस्तीफा देना पड़े। ऐसी अब अटकलें लगती चली जा रही हैं तो उसका असर ग्लोबल मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। मार्च सीरीज की एक्सपायरी है आज, और कल का जो टोन था, जो जिनसे भी हमने बात की थी ब्रोकर्स ने, वो बहुत ज्यादा तेजी के मूड में थे, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और आज के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, ये आपको बताएंगे। और S&P ने टाटा मोटर्स की रेटिंग घटाई है। एक और झटका टाटा मोटर्स के लिए। अगर कल आप हमारे साथ जुड़े होते तो कल हमने फाइनल ट्रेड में आपको बताया था कि टाटा मोटर्स इस सीरीज के निचले स्तर पर है, यहाँ पर दिक्कतें हैं। आज खबर आ गई तो S&P ने टाटा मोटर्स की रेटिंग को भी घटा दिया। चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस में ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये 2017 के लो पे पहुंची हैं जी। इसको अनिल जी अब देखना कैसे चाहिए, क्योंकि आज एडिटर्स टेक में हमारा टॉपिक ही यही है कि 2.35% की जो यहाँ पर लेवल 10 साल के बॉन्ड यील्ड जो है यहाँ पर 2017 के लो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या निकालें? देखिए, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब अमेरिका में या फिर किसी भी देश में छोटी अवधि की ब्याज दरें लंबी अवधि की ब्याज दरें से ज्यादा हों। यानी कि अगर आप 2-4-6 महीने के लिए पैसा उधार ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज देना है, बजाय 2-4 साल के लिए उधार ले तो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर नियम क्या है कि जितने लंबे समय के लिए आप उधार लेना चाहेंगे उतनी ज़्यादा ब्याज दर होगी, क्योंकि जो उधार देने वाला है उसकी रिस्क लंबे समय के लिहाज से ज़्यादा होती है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से कम होती है। कि शॉर्ट टर्म में आपको अंदाज़ा लगाना ज़्यादा आसान है किसी भी आदमी का या किसी भी देश का या किसी भी कंपनी का कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी मजबूत है। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा रिस्क बनी रहती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें बढ़ जाए। अमेरिका में अभी वही हो रहा है, जिसे इन्वर्स बॉन्ड यील्ड कहते हैं कि भाई आपको शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स पे ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अमेरिका में आर्थिक मंदी की चिंताएं सताने लगी है। जो 2019 में फेड ने आउटलुक में कहा कि इस पूरे साल हम ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वहीं से ये डर पैदा हुआ है और उसके बाद शॉर्ट टर्म ब्याज दरें काफ़ी बढ़ गई। अब लोग इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं। इतिहास 2 बातें बताता है आपको। पहली बात, जब भी ब्याज दरें घटती हैं या नीचे रहती तो इक्विटी मार्केट्स में तेजी होती है। अच्छा, हाँ, ये इक्विटी मार्केट की तेजी के लिए बहुत जरूरी है किसी भी देश में कि ब्याज दरें नीचे रहे। ब्याज दरें ऊपर है तो इक्विटी मार्केट में तेजी होगी नहीं। उसकी 2 वजह। पहला, जो लोग एसेट एलोकेशन के लिहाज से फिक्स इनकम में डेट में पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें वो आकर्षक लगता है। दूसरा, जितनी ज़्यादा ऊंची ब्याज दरें रहेंगी उतनी कंपनियों की कमाई कम होंगी, एक्सपांशन कम होंगे, नया इन्वेस्टमेंट कम आएगा, क्योंकि महंगी ब्याज दरों पर आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये 2 वजह ऐसा होता है कि जिसकी वजह से नीची वाली ब्याज दरें इक्विटी मार्केट को पसंद आती है। तो अब ऐसा क्या है कि अमेरिका में ब्याज दरें नीचे होने के संकेत है या नहीं बढ़ने के संकेत है, उसके बावजूद ग्लोबल मंदी की या अमेरिका में मंदी की चिंता सता रही है। जबकि होना कायदे से ये चाहिए कि अगर 1 साल अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढ़नी है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, इसकी वजह है शॉर्ट टर्म ब्याज दरें बढ़ना और लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें ऊपर रहना और लॉन्ग टर्म की ब्याज दरें नीचे रहना। और ये इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जब जब ऐसा हुआ है तब अमेरिकी बाजार ना गिरे हों। अच्छा, सिर्फ एक बार छोड़ दें, अदरवाइज जब भी ऐसा हुआ है कि जब शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें ऊपर हो गई और लॉन्ग टर्म की ब्याज दरें नीचे हुई हैं तो अमेरिकी बाजार गिरे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो आपका पुराना इतिहास है अमेरिका का, वो उनको चिंता दे रहा है कि ये संकेत है ना, ब्याज दरें नीचे रखने का नहीं है, ये संकेत मंदी का माना जाता है, आर्थिक मंदी का माना जाता है, और उससे शायद अमेरिकी बाजार जूझने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी वहाँ का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है। तो क्लियर है कि नीची ब्याज दरें हमेशा इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी होती है, लेकिन नीची ब्याज दरों में जो एक अलग चैलेंज है इस वक्त वो ये कि जो नीची ब्याज दरें वो शॉर्ट टर्म की तो ऊपर है
लॉन्ग टर्म की नीचे है। और ये ट्रिगर अब तक जितनी बार हुआ है सिर्फ एक बार को छोड़कर हर बार वो मंदी की तरफ ले गया है, बाजारों में गिरावट लेकर आया है। अच्छा, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स परेशान है आज। तो यूएस मार्केट में ये कह रहे थे सबसे बड़ी मार्केट्स तो यूएस मार्केट्स हैं, अगर वहां पर टेंशन शुरू हो गई तो उसका इफेक्ट जो होगा वो बाकी की मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। छूते नहीं रह सकते हैं भारतीय बाजार। कहते हैं मदर ऑफ ऑल मार्केट से, मैं तो कहता हूँ वो पेरेंट ऑफ ऑल मार्केट है। मदर भी वही है, फादर भी वही है, सब कुछ वही है। डॉलर वहीं छपते हैं, वहीं से पूरी दुनिया में बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में अगर चिंता है। हालांकि एक चीज़ और बता दूँ, डरा रहे हैं वैसे आप सुबह। ना एक मिनट हाँ अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि आप डर गए। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अमेरिकी बाजारों में टॉप बन गया है। अच्छा। अभी वापस ऊपर नहीं जा सकते हैं, नीचे ही जाएंगे। देखिए अल्टीमेटली दो तरह के लोग होंगे। जिन लोगों को इन्वर्स यील्ड कर्व देखना है, ये शॉर्ट टर्म वाला मामला देखना है, वो मंदी की बात करेंगे और वो लंबा व्यू लेकर चलेंगे। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में नीची ब्याज दरों में तेजी देखनी है, वो निचले स्तरों पर इक्विटी खरीदने की कोशिश भी करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अमेरिकी बाजार धराशायी हो जाएंगे, मतलब एकदम तेजी पूरी खत्म है। अगर ऐसा होता तो 30-32 पॉइंट ही तो क्यों गिरते हैं। तो ये वोलेटिलिटी इससे रजत एक चीज़ समझनी चाहिए, और वो ये कि थोड़ा उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट से बढ़ने की आशंका है। इसको ऐसे देखिए कि कमोडिटीज़ के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। अब आप एक तरह से कहेंगे कमोडिटीज़ के दाम कम होंगे तो कई कंपनियों के लिए फ़ायदे की बात होती है, लेकिन कमोडिटी शेयरों के लिए नुकसान की बात होती है। अमेरिका की अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है तो वैसे ठीक है। इसके साथ ब्रिटेन में डेवलपमेंट और चल रहे हैं, तेरेसा में शायद जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ग्लोबल मार्केट्स में जो आपको थोड़ा ऊपर नीचे रखेगी। सिंपल चीज़ है, पूरा बताने का मतलब है कि ग्लोबल मार्केट जो पिछले 2-3 हफ्तों से हमने देखना बंद कर दिया था, करेक्ट, कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा चुनाव का ट्रिगर है, पैसे आ रहे हैं, हम मस्त है। अब देखना शुरू कर दीजिए। तो आज संकेत देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से ही अब हमें देखना शुरू करना पड़ेगा। ग्लोबल संकेत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, उनकी तेजी पे हम बढ़ेंगे भी और उनकी मंदी पर हम रुकेंगे भी। ठीक है, फिर आज के संकेतों को आप कैसे देख रहे हैं? खास ग्लोबल संकेत वैसे फिर भी मैं न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कोई बहुत नेगेटिव नहीं मान रहा। FIs के संकेत बहुत बढ़िया, कई दिनों बाद फिर से मजेदार संकेत आए, बढ़िया पॉजिटिव वाले आए। और घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल ही हैं। सेंटीमेंट मजबूती से फिर थोड़ा सावधानी भरा हुआ है कल के उतार चढ़ाव के बाद, और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इनमें कहीं कोई बदलाव नहीं। अच्छा, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो एग्जैक्टली अगर अभी रेंज लगानी हो निफ्टी की आज, तो वो जो आप निर्णायक लेवल बताते हैं वो भी बता दीजिए, और निफ्टी पे एग्जैक्टली करना है। निफ्टी पर निर्णायक लेवल है 11,450 का, जिसके बेहद करीब कल हम बंद हुए हैं। हाँ, ठीक है। और बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल है 30,000 का, जिसके बेहद करीब कल हम बंद हुए हैं। तो 11 कल के क्लोजिंग लेवल ही आपके लिए निर्णायक लेवल के तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। पहली चीज़, अब रेंज देख लीजिए, 11,400 से 11,500 निफ्टी की आज की छोटी रेंज है। उम्मीद करें कि इस रेंज में ही बाजार वक्त बिता दे और एक्सपायरी हो जाए तो भी बुरा नहीं है। लेकिन एक्सपायरी का आफ्टर पिछले 2 दिनों का अनुभव ये कहता है कि बाजार ऊपर नीचे हो सकता है। तब 50-50 पॉइंट और दोनों तरफ गिन लीजिए, 11,350, 11,550, ये फिर आपकी मीडियम रेंज हो सकती है। और एक्सपायरी के दिन कभी भी बड़ी रेंज ना देने की गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए एक्सट्रीम रेंज भी मैं दे देता हूँ। वो 11,300, 11,325 नीचे की तरफ बनती है और ऊपर की तरफ 11,575, 11,600 की बनती है। ये आपकी एक्सट्रीम रेंज हो गई। ये आज के दिन की 275 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी की, आज के नहीं पोजीशन 175, 275, हाँ एक्सट्रीम रेंज है। लेकिन आप 450 से गिनिए ना। हाँ ठीक है, 125 पॉइंट 150 पॉइंट ही होता है। जहाँ आप बंद हुए वहाँ से 125-150 पॉइंट ऊपर, 125-150 पॉइंट नीचे, लेकिन जो यानी कि 1% का मुंह, 1% का मुंह तो एक्सपायरी के दिन बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आप स्मॉल रेंज दे रहे हैं 11,400 से 11,500, ज़्यादातर ट्रेडर्स और जानकार यही, हाँ, ज़्यादा संभावना है कि इसी में वक्त बिता दें। और निफ्टी बैंक पे क्या किया? जो आप बोल रहे हो 30,000 का निर्णायक लेवल है, तो इसकी रेंज क्या बैठी? आपने जिस रेंज पे आपत्ति जताई की बहुत बड़ी है, इसलिए निफ्टी बैंक की आप रेंज देखेंगे तो आपकी आपत्ति दूर हो जाएगी। 29,900 से 30,050 ये छोटी रेंज है। ठीक है छोटी, ठीक है, हाँ है ना। ठीक है, अब मीडियम रेंज आइए 29,800 से 30,150, ये मीडियम रेंज है। और एक्सट्रीम रेंज जो है 29,600 से लेकर 30,350 की बनती है, ये एक्सट्रीम रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की आज के लिए। अब मैं आपको मजबूत सपोर्ट जोन कहाँ है वो बता दूं। निफ्टी के लिए दिन के लिए 10,300, माफ़ कीजिएगा 11,350 से 11,400 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है। 11,350 से 11,400, जी हाँ, इस रेंज पर आते ही निफ्टी में खरीदारी भी आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। वहीं बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है 29,600 से 29,750, इस रेंज में आते ही बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी भी आती हुई दिखेगी और शॉर्ट कवरिंग भी। सप्लाई जोन का है, किन लेवल के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग होगी? 11,550 से 11,575 वो रेंज है जहां पर आते ही प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आएगी। और
30,150 से 30,250 वो रेंज हो सकती है जिसके बीच में बैंक निफ्टी पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आए। तो अगर ये लो लेवल पे खरीद लिया तो इसमें स्टॉप लॉसेस एग्जिस्टिंग जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हों या फिर कुछ शॉर्ट पोजीशंस पड़ी हो तो वो क्या करें? ये पहले तेजी की पोजीशन जिन्होंने कल या कल के पहले से होल्ड कर रखी है उनके लिए स्टॉप लॉस क्या है? दिन के दौरान 11,400 के नीचे फिसलता है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कल हमने दिन के दौरान का स्टॉप लॉस 11,500 दिया था। 11,500 के नीचे जैसे ही दिन के दौरान गया आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। वैसे ही आज का स्टॉप लॉस 11,400 है। 11,400 के नीचे जाए आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है आपका 11,350 का। अब 11,350 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो ही आपको तेजी की पोजीशन छोड़ देनी है। बैंक निफ्टी दोनों ही लेवल एकदम सेम है। इंट्राडे भी स्टॉप लॉस 29,800। 29,800 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, उसी को एक स्टॉप लॉस रख के चले आज के स्टेज में। दिन के दौरान 29,800 तोड़े तो भी तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, और क्लोजिंग 29,800 के नीचे हो, सारे स्पॉट लेवल दे रहा हूँ मैं कैश के लेवल, तो भी क्लोजिंग पोजीशन तो भी अपनी बैंक निफ्टी की पोजीशन कम कर लीजिए। अच्छा, ये मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कन्विक्शन के तौर पर कि लोअर लेवल्स पे अगर मिल जाए किसी भी तरीके से निफ्टी बैंक, क्योंकि इस सीरीज में सबसे बड़ी चाल बनी वो निफ्टी बैंक में ही बनी थी, तो खरीदने लायक है या फिर कुछ चिंताएं हो जानी चाहिए 12% के मूव के बाद? 100% खरीदने लायक है। अच्छा, कोई डाउट ही नहीं है, 100%। आप एक चीज़ देखिए, 2 दिनों से निफ्टी जूझ रहा है, लाल निशान में ही बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी ने दोनों दिन रिकॉर्ड हाई बनाए और क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे में भी। इंट्राडे में चलिए परसों नहीं बनाया, कल तो बनाई है। कल 30,262 का हाई है और कल 30,000 के पहले इतिहास में पहली बार 30,000 के ऊपर हम बंद हुए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कहाँ कमजोरी है? ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि एक्सपायरी के पहले छोड़ेंगे। होगा तो भैया आखिरी 1-1.5 घंटे का तो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, बट अदरवाइज एक्सपायरी के पहले बैंक निफ्टी छूटेगा नहीं आसानी से। तो ये तो होगी तेजी वाली बात। मंदी अगर कर रखी हो तो? मंदी की पोजीशन अगर आपकी है तो 11,500 आपका स्टॉप लॉस है दिन के दौरान भी निफ्टी का, और क्लोजिंग भी 11,500 के पार निकले। देखिए, दिन के दौरान वालों का मैं स्टॉप लॉस छोटा क्यों देता हूँ? आप डे ट्रेडर हैं, आप डे ट्रेडर वाले लंबी लेकर नहीं चल सकते स्टॉप लॉस, आपको छोटी स्टॉप लॉस ही रखनी पड़ेगी। तो 11,500 के पार निकला, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। 11,500 के ऊपर बंद होता है तब भी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए लेकिन ये रेंज अलग है। 30,250 दिन के दौरान आपका स्टॉप लॉस लेवल है, या यूं कहें कि कल का जो हाई है 30,262 वो पार निकले तो शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। और क्लोजिंग अगर आज फिर से आपको 30,000 के ऊपर मिलती, कल मिली है, आज फिर से 30,000 के ऊपर, आप ध्यान रखिएगा, कल आप 30,019 पे बंद हुए, अगर आज 18-19 पॉइंट नीचे भी बंद होते हैं, यानी 30,000 के ऊपर बंद होते हैं, तो आप अपनी शॉर्ट को काट लीजिए। अच्छा, अब मत रहिए शॉर्ट उसमें फिर। ठीक है, लेकिन अगर आज 30,000 के नीचे चले गए, 28,000, 29,000, फिर आप एक दिन और चांस ले सकते हैं, फिर चांस ले सकते हैं। 30,000 के ऊपर लगातार 2 दिन बंद हो जाए तो फिर आपको शॉर्ट रहना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में। अच्छा, ये जो आप 11,500 का एक लेवल बोल रहे हो ना शॉर्ट पोजीशंस वालों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11,500 के ऊपर निकले तो फिर पोजीशंस काट लेनी चाहिए, और दूसरा 30,250 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकले तो पोजीशंस काट लेनी चाहिए। मैं वायदा आंकड़े पूछूंगा थोड़ी देर में आपसे कि एक्जैक्टली ये लेवल्स कहां से आ रहे हैं, और ऊपर पर अगर किसी ने नई पोजीशन बनानी हो सर। देखिए, नई पोजीशन 2 तरीका है, क्योंकि आप चूंकि गैप से खुलेंगे 11,500 11,550 परफेक्ट रेंज है शॉर्ट करने के लिए निफ्टी पर। जो फ्रेश पोजीशन बनानी उस लेवल पर बाजार में दिन के दौरान मौका मिले तो जरूर बनाइए। ऊपर स्टॉप लॉस आपका 11,600 बनेगा, नीचे की तरफ जो आपके टारगेट बनेंगे वो 11,450 और 11,400 तक के बनेंगे। माफ कीजिएगा, 11,450 और 11,400 ये 2 टारगेट के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए 11,500 से 11,550 की रेंज में, ये क्लियर कट है। अब आइए बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा खरीदारी की राय निफ्टी में 11,350 से 11,400 की रेंज में आपको खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी में। जैसे आज अगर आप गैप से खुलते नीचे और इस रेंज में आता है तो धीरे धीरे आप खरीदिए। 11,300 आपका स्टॉप लॉस होगा, 11,450 और 11,500 के टारगेट के लिए आपको फिर से खरीदारी करनी, 450 और 11,500 के टारगेट के लिए फिर से खरीदारी करनी चाहिए। ये निफ्टी हो गया। मौजूदा स्तरों पे कुछ नहीं करना, थोड़ा नीचे या फिर नहीं, नई पोजीशन तो आप अपने लेवल से बनाइए ना। मौजूदा स्तरों पे तो आपकी पोजीशन ऑलरेडी है एक तरह से, ठीक है, हाँ, अगर है तो ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद मौजूदा स्तरों पर जिनको पोजीशन बनानी है वो आपको मौका मिलेगा ना, कब? 9:08 पर, 9:08 और 9:15 के बाद, हाँ, है ना। अभी तो आपको आइडियल सिचुएशन के हिसाब से काम करना है। एक्चुअल सिचुएशन बाजार खुलने पे होती है, तब हम आपको फिर से बता देंगे। जो रेंज बताएगी मेरे को तो समझ में आया कि उस रेंज के अगर निचले स्तर पे चले जाए दोबारा से पोजीशंस ऐड करके चलें, और ऊपर अगर उस रेंज के ऊपर जाए तो बेच दें। परफेक्ट। अब बैंक निफ्टी बता देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, 30,250 का स्टॉप लॉस है, और 29,850 29,750 के 2 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 29,700 से 29,800 की रेंज में जब बैंक निफ्टी नीचे आए उस रेंज में आप खरीदारी कीजिए। 29,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 29,950 और 30,050 के टारगेट के लिए। तो आपके लिए खरीदारी की राय भी आ गई और बिकवाली की भी आ गई। चलिए ठीक है, तो सेक्टर्स भी बता दें। हाँ, तो बैंक निफ्टी क्लियर है। 29,700 से 29,800 में दोबारा खरीद लेना निफ्टी बैंक। हाँ, सेक्टर्स बता देता हूँ। आज जो सेक्टर्स पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं
उनमें फर्टिलाइजर, जो अल्निनो वाली खबर आई कि अल्निनो इस बार शायद ना हो और उस हिसाब से मानसून नॉर्मल हो सकता है, फर्टिलाइजर और एफएमसीजी कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। बैंक्स और एनबीएफसी में लगातार खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। आज फिर से मेरी एनबीएफसी पर खरीदारी करने की राय है। ये सेक्टर पॉजिटिव कमाल कर रहा है ये सेक्टर। तो पिछले 2 सीरीज का डेटा उठा के देखो तो एनबीएफसी सबसे कमजोर तबका था मार्केट का और इस सीरीज में पलट गया, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करके सब। तो ये सेक्टर पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव एक ये ऑटो। अरे ये 2019 का सेक्टर नेगेटिव साइड पे ऑटो है। मैं रिटर्न्स चेक कर रहा था फिस्कल ईयर 19 के, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने तो हद ही कर दिया। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि ये फर्स्ट हाफ नेगेटिव है, सेकंड हाफ इस साल का शायद ऑटो के लिए फिर बाद में पॉजिटिव हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ऑटो आज के लिए नेगेटिव है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो ये है 1.49 पे और इंडिया विक्स है 17 के लेवल पे। 1.49 इज ओके। यहाँ पर अब एक्सपायरी वाले दिन 1.49 का पुट कॉल रेशियो और इंडिया विक्स जो है वो 17 के लेवल पे यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आया। अच्छा, अब एफआईज का कल के सत्र में जब बोल रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी है कैश मार्केट पे, उसको कैसे देखा जाए? 1480 करोड़ की खरीदारी कैश में बहुत अच्छी कही जाएगी। 1500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और उसके साथ साथ आमतौर पर जब भी कैश में खरीदारी होती है रजत, उसके सामने वो स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हैं, लेकिन कल के सेशन में 290 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे। तो आपको कैश में खरीदारी मिल रही है और फ्यूचर्स में दोनों जगह इंडेक्स और स्टॉक्स में खरीदारी मिल रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो एफआईज दमदार पैसा लगा रहे, वो भी उस समय जब बाजार थोड़े नीचे बंद हो। आप ये कहने के लिए कह सकते हैं कि एक्सपायरी के पहले के एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना। अच्छा, घरेलू फंड ने भी सिर्फ 135 करोड़ का बेचा है, इसलिए उनको मैंने न्यूट्रल में रखा है। तो डेटा 2-3 दिन बाद काफ़ी दमदार हुए हैं आज कल के सेशन में, ये बढ़िया डेटा है। चलिए, और ऊपर से बाजार गिरा था तब भी एफआईएस ने अपनी पोजीशन जो ऐड की हैं कैश मार्केट पे भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। तो अब एफएनओ के संकेत ही देख लेते हैं। संकेत क्या मिल रहे हैं सर? जो आप लेवल्स बोल रहे हो एग्जैक्टली लेवल्स ऑप्शंस डेटा के जरिए कैसे निकल के आ रहे हैं ये देखिए, पहली चीज तो ये कि 11,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। क्यों हो गया? कल 11,500 के पुट में 7 लाख शेयर कम हुए हैं और 11,500 के कॉल्स में यहाँ पर 34 लाख शेयर खड़े हैं। तो जब तक आप 11,500 को पार नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ लीजिए कि बाजार मजबूत तो नहीं है आज के लिए। तो पहली मजबूती का संकेत 11,500 के पार ही आएगा। फ्रेश कमजोरी कब होगी? जब आप 11,400 के नीचे ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 26 लाख शेयर पुट में है। तो आपके लिए दोनों तरफ गोल पोस्ट हो गए। 11,400 के नीचे जाएंगे तो फ्रेश कमजोरी, 11,500 के ऊपर जाएंगे तो फ्रेश मजबूती। नहीं तो आप इस 100 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करते रहिए। ये सिंपल वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं। क्लियर है? अब आइए दूसरा डेटा, पुट कॉल रेशियो का थोड़ा घटकर आया है, 1.49 कंफर्टेबल हुआ है। हालांकि निफ्टी के फ्यूचर्स में 8 लाख शेयर जुड़े हैं, लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये कि प्रीमियम दोनों ही जगह घटी है। निफ्टी के फ्यूचर्स में भी घटी है और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी घटी है। मैं अप्रैल की सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग है डेटा। थोड़े से इस डेटा में ये संकेत मिल रहा है कि एफआईज खरीद रहे हैं, ट्रेडर्स बेच रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर नजर आ रहा है कि एफआईज की तरफ से इंडेक्स में खरीदारी हो रही है फ्यूचर्स में और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आ रहा है, लेकिन ट्रेडर्स शॉर्ट करके गया। अब इन दोनों में से एक्सपायरी के दिन कौन सही पड़ेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन दोनों का व्यू अलग है, ट्रेडर और एफआईज का। बैंक निफ्टी में देखिए 30,000 निर्णायक लेवल, इसलिए कि 30,000 के पुट और 30,000 के कॉल दोनों पर 4-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि कल 30,000 के कॉल में 4 लाख शेयर कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, उसके बावजूद 4 लाख है, तो बराबरी का मामला है और वो लेवल भी बड़ा है, इसलिए 30,000 के ऊपर है सर उठाकर तेजी में रही है बैंक निफ्टी पर। 30,000 के नीचे तो थोड़ा सा सावधान रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खराब हो गए। 30,000 के नीचे सीधा जो सपोर्ट आता है 29,800 का आता है, जहां पर फिर से 4 लाख शेयर है। तो 29,800 30,000 ये नीचे की तरफ की रेंज हो गई। 30,200 के आसपास चाहे 50 पॉइंट ऊपर ले लें चाहे नीचे ले लें, बैंक निफ्टी रुकेगा। क्यों रुकेगा? उसकी वजह यह है रजत कि वहाँ पर 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बड़ा है, अच्छा खासा है। तो 6 लाख शेयर अगर आपके लिए 30,200 के कॉल्स में हैं तो वहाँ पर रुकावट है। इसलिए वायदा कारोबार के डेटा बैंक निफ्टी पे बहुत परफेक्ट नजर आ रहे हैं, मतलब साफ डेटा है। एक्सपायरी के वक्त इतने बढ़िया डेटा मिलते नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक्सपायरी के लिहाज से आप देखें, वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत बड़ी पोजीशन होती है। उसके मुकाबले में मंथली एक्सपायरी में पोजीशन 4-5 लाख शेयरों से ज़्यादा की कहीं एक भी स्ट्राइक प्राइस पर खड़ी है नहीं। तो बहुत हल्की है बैंक निफ्टी की पोजीशन। और हल्की पोजीशन में 2 चीज़ होती है, या तो मुंह आता ही नहीं है या किसी भी तरफ बड़ा खींच के भी ले जाया जा सकता है। अच्छा, आइदर सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। तो जनरली जब हेवी पोजीशन होती है तो मेरे लिए वो आसान होता है अंदाज़ा लगाना कि इस लेवल को पार करेगा तो भागेगा या इस लेवल के नीचे आएगा तो गिरेगा। तो हल्की पोजीशन में मेरे लिए एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। और कल भी तो देखिए, कल एकदम से निचले सर पे कल 1 से 2 के बीच में क्यों गिरा?
किसी को पता नहीं चला अभी तक। ऐसा क्या हुआ है 1 बजे के बाद से लेकर 2 बजे के बीच में कि 400 साढ़े 400 पॉइंट बैंक निफ्टी लुढ़क गया और वापस बढ़ के 30,000 के ऊपर भी आ गया, लाइफ टाइम हाई पर भी बंद हुआ। भगवान जाने जो भी है, आज मजा आएगा। लेकिन एक बार मैं पोल भी बता दूं, क्योंकि जो आप रेंज बोल रहे हो ना, बिल्कुल वही रेंज ब्रोकर्स ने प्रेडिक्ट की है। कल वो बात कर रहे थे कि 11,500 से 11,600 की रेंज पकड़ लिया, लेकिन जो ऑप्शंस डेटा बता रहे हैं उस पर रेंज शिफ्ट है। अब 11,400 से लेकर 11,500 ये रेंज, आप ये देखिए कि यहाँ पर लगभग 75% जानकारी ये मान के चल रहे हैं कि 11,400 से 11,500 की रेंज के बीचों बीच ही यहाँ पर एक्सपायरी कटेगी, और उसमें से भी 11,400 से 11,450 की प्रोबेबिलिटी 45% की है। तो वही बात जो भी अनिल जी कह रहे थे, देश भर के ब्रोकर्स भी इसी 100 पॉइंट्स की रेंज के बीचों बीच अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आएंगे। और ऊपर से जो निफ्टी बैंक है उसकी भी एक रेंज फटाफट से देखिए। कल तेजी की बात हो रही थी, लेकिन वही इंपॉर्टेंट लेवल्स है कि 29,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, 29,800 से 29,900, ये 40% जानकार बोल रहे हैं। 29,900 कटेगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। वोलेटिलिटी है मार्केट में, नो डाउट, लेकिन ऐसे में एक स्टॉक भी जानना जरूरी है जहां पर आज के सत्र में तेजी या फिर मंदी का सौदा आपको जबरदस्त कमाई करा सकता है। तो देखते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा। स्टॉक ऑफ द डे में IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। स्टॉप लॉस 54 का रखिए आप। बड़ी हिम्मत वाला स्टॉक है। एक तो बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहे थे और सबसे तेज चलने वाला सेक्टर, ऊपर से IDFC बैंक पे आप इसकी वजह है डॉइश बैंक की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ये खराब आई है। अच्छा। उन्होंने टारगेट 44 से घटाकर 35 रुपए कर दिए, तो थोड़ा सा असर होगा। और वैसे भी ये बैंक है ना बहुत रुला रहा है लोगों को। हाँ। मतलब पेशेंस टेस्ट कर रहा है, कब चलेगा पता नहीं। और कमजोर तो है, आप मजबूत बाजार में अगर एक कमजोर शेयर ढूंढना चाहते हैं तो फिर वो IDFC फर्स्ट बैंक हो सकता है। 52, 50 और 48 तीन टारगेट के लिए। हालांकि टारगेट बड़े और एग्रेसिव है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि 85 ही रुपये का स्टॉक है, तो ये तीन टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 54 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर। सिंपल 52, 50 उसको 48 और 54 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। लेकिन मैं फिर से एक बार ध्यान दिला देता हूँ, क्योंकि जब ये एक सेक्टर एक ऐसा तबका है जो बाजार पे लगातार आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है और निजी क्षेत्र के बैंकों में कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन आज जो डॉइश बैंक की रिपोर्ट है, इनफैक्ट UBS की भी रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, वहां पर भी वो बोल रहे थे कि इसमें कुछ ज्यादा अपसाइड नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और अभी हम बात भी कर रहे थे संदीप और मैं, उसमें मतलब दूसरा है कि लोगों के पास ऑप्शन बहुत है ना। आपको प्राइवेट बैंक में फिर IDFC फर्स्ट बैंक की क्यों लेना है, इसलिए कि ये चला नहीं है, बहुत नीचे मिल रहा है। उसके बजाय आपके पास बेहतर ऑप्शन है, इसलिए लोग बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, वो हो सकता है। चलिए तो आज के मेहमान भी शामिल कर लेते हैं। राकेश जी इस समय हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद और हमारी टीम भी, हमारी टीम हमारे साथ जुड़ रही। टीम अभी थोड़े दिन देर में हमारे साथ जुड़ेगी, लेकिन राकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वेश चौहान जी भी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। लेकिन सबसे पहले विश्वेश जी आप ही के पास आते हैं। हम ये बात कर रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की। आज सेटअप इंटरनेशनल मार्केट्स का कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट्स को, तो रेंज में नहीं, अभी हैंगसेंग में थोड़ी रिकवरी जरूर है। हैंगसेंग ऊपर आई है। हाँ ठीक है, हैंगसेंग में रिकवरी है। मैं ओवरऑल सेटअप की बात कर रहा था, हैंगसेंग में रिकवरी। देखिए एक चीज, मेरा सवाल ये था कि रेंज में फंस जाएंगे। मतलब ग्लोबल मार्केट में भी है ना विश्वेश जी, आप कैसे देखना चाहते हो आपके ऊपर। जी बिल्कुल। आप ऐसे देखोगे तो अमेरिका नीचे बंद हुआ है, नीचे से 200 ऊपर भी बंद हुआ है, हांगकांग भी नीचे से ऊपर रिकवर हो गया। तो इंटरेस्टिंग है, जैसे आपको देखना है वैसे देखो। आप कैसे देखो? मेरे हिसाब से उसको ऐसे देखना चाहिए कि हमने बहुत ही लंबे समय तक, मतलब 3 से 4 महीने तक इनको अंडर परफॉर्म किया है। अब वो रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से कोई भी माइनर वहाँ पे अगर वीकनेस है तो उसको हमारा मार्केट इग्नोर करेगा। और जो शुरू में ये मंथ का पूरा चाम है FII का डेटा, और जो कि हम FII का डेटा डिस्कस कर रहे थे, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये मंथ में FII ने 29,705 करोड़ का कैश में बाइंग किया है, ठीक है। उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर 8,700 करोड़ के बाई किए हैं और इंडेक्स ऑप्शन 9,900 करोड़ के बाई किए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, FII को पता है, तो मैं लास्ट फ्राइडे को आपके साथ शो में था और उस वक्त मार्केट नीचे गिर रहा था, और उस वक्त मैंने बहुत ही क्लियर यही रुझान रखा था कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं लगता है। और नीचे नहीं लगता, उसका सिंपल रीजन है, मैं FII हूं, मुझे पता है कल आके मैं 500 करोड़ के कैश में बाइंग करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट चीज मैं करता हूँ, मैं 3,000 करोड़ के ऑप्शन बाय करता हूँ। और वही चीज हुई थी 3 दिन पहले, जब FII ने कैश में ऑप्शन में 3,600 करोड़ का बाय किया था। तो वाई एम आई कोटिंग 3 दिन पहले का डेटा, मेरा ऐसा मानना है FII का इंडेक्स का ऑप्शंस का लॉन्ग फिगर है, तो उनका इंटरेस्ट रहेगा एक्सपायरी ऊपर में है। तो लास्ट के 1 घंटे में आके उनको अगर बैंक निफ्टी के 4 स्टॉक चला दे 500 करोड़ का बाइंग करके, तो 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा। उसके सामने बेच कौन रहा है? बेच रहे हैं प्रोडेस्क,
प्रॉप साइड जो ट्रेडर्स हैं वो लोग वॉलेटिलिटी और वो लोग थीटा के लिए बेच रहे हैं, और उसी वही लोग मर रहे हैं। जो कल सेकेंड हाफ में हमने वॉलेटिलिटी देखी थी, वो वॉलेटिलिटी क्या थी? एट द मनी स्ट्रेडल 300 रुपए कोट कर रही है। 300 रुपए मतलब अगर 30 बैंक निफ्टी की 300 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी की एट द मनी 300 रुपए स्ट्रेडल कोट कर रही है। तो मतलब एक दिन में एक्सपायरी और उसकी वॉलेटिलिटी 30 है। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि बैंक निफ्टी में अगर 29,700 और 300 के बीच में रहेगा तो भी आपको मुनाफा होगा। तो इतना ज्यादा प्रीमियम कौन देता है? मैंने जब लास्ट टाइम ट्यूसडे को बाय कॉल दिया था बैंक निफ्टी पे, तो तर्क यही था कि इतना ज्यादा जो प्रीमियम दे रहे हैं उनको पता है कि मेरा कैश में कमिटमेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है ओवरऑल बायस तेजी का रहना चाहिए, डाउनसाइड कर्टल रहेगी। 29,800 नहीं टूटता है तब तक तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी में ये लोग 30,400 30,500 भी लगा दें। अच्छा, 300 पॉइंट बोल रहे हो, वो प्रीमियम्स घटेंगे आज की? वो घटने चाहिए। लेकिन 30,000 की स्ट्रेडल 300 रुपए कब कोट करती है? जब मार्केट 30,000 है। अगर मार्केट 30,500 हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 500 रुपए, बराबर है। तो मतलब 300 में लेके भी आपको मार रहे हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एट द मनी स्ट्रेडल हायर मींस समबडी इज बाइंग बिकॉज आई एम बाइंग इंडसइंड बैंक ना। ओके, चलिए, तो ये है आपकी राय। और इस बीच हमारी टीम हमारे साथ है तैयार, संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार है खबरों वाले शेयर बताने के लिए। तो पहले संदीप से समझ लेते हैं कौन से स्टॉक्स है जो आज एक्शन में रहेंगे, उसके बाद देवांशी हमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बताने वाली। संदीप, पहले बताएं आप। पहले सबसे आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे नज़र रखनी होगी। इनकी पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड बैठक है और आईओबी इनकी भी बैठक है, ये भी पूंजी जुटाएंगे सरकार को शेयर जारी करके। लेकिन आज आपको ध्यान रखना होगा वोडाफोन आइडिया। कल आप देखिए स्टॉक गिरा था, 52 वीक लो भी लगाया था इसने। इसकी राइट्स इशू की एक्स डेट कल है, हालांकि जो रिकॉर्ड डेट है वो 2 अप्रैल है। लेकिन अगर आपको राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना है तो आज आपको खरीदारी करने का आखिरी मौका है। आज अगर आप खरीदते हैं तो आपको राइट्स इशू के जो शेयर्स हैं वो मिलते हुए दिखेंगे। 12.5 रुपये की प्राइसिंग तय की गई थी और 37 शेयरों पे आपको 88 राइट्स इशू के शेयर मिलेंगे। टाटा मोटर्स पे भी नजर रखिए। एसएनपी ने स्टॉक की जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है, BB- से घटाकर B+ किया है। एक तो जेएलआर का जो तीसरी तिमाही का प्रदर्शन था वो बहुत खराब था, और दूसरा जो ब्रेक्जिट को लेकर अनिश्चितता है उसका इंपैक्ट भी इस रेटिंग में देखने को मिल रहा है। एलएनटी के सीईओ की ओर से एक सफाई आई है। कांग्रेसेंट के जो घूसखोरी मामला था उसमें उनका कहना है कि एलएनटी का कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि पहले भी कंपनी प्रेस रिलीज जारी कर चुकी है, लेकिन जो सीईओ की ओर से बयान आया है वो भी एक राहत की बात है। वेदांता के जो तूतीकोरिन प्लांट है, जो कॉपर स्मेल्टर प्लांट है, उस मामले में कल सुनवाई थी मद्रास हाईकोर्ट में। अब वो जो सुनवाई है उसे 23 अप्रैल के लिए टाल दिया गया है। आरकॉम अगला स्टॉक है जिस पे आपको नजर रखनी है। रिलायंस इंफ्राटेल के खिलाफ एनसीएलटी में जो मामला चल रहा है उसमें अब 16 अप्रैल तक के लिए जो सुनवाई है वो टाल दी गई है। दरअसल एचएसबीसी ने 230 करोड़ रुपए का जो डिफॉल्ट मामला है उस पर एनसीएलटी में एक मामला दर्ज किया था, उसके ऊपर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। यूनिकैम लैब्स पे नजर रखिए। इनकी एक इंपॉर्टेंट दवा है हाइपरटेंशन की, टेडिलाफिल, जिसको यूएस एफडीए की ओर से मंजूरी मिल गई है। तो स्टॉक में हो सकता है कि इस खबर के चलते आज एक्शन देखने को मिले। इसके अलावा एनबीसीसी 5 नए ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगे हैं। 1003 करोड़ रुपए ये ऑर्डर्स की पूरी वैल्यू है, जिसमें आईआईटी, आईएम्स और मेडिकल कॉलेज के भी कुछ ऑर्डर शामिल हैं। इसके साथ साथ एमटी एडुकेट पे भी नजर रखिए। इस कंपनी ने कहा है कि अपनी हिस्सेदारी बेचकर वो पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। तो ये 400 करोड़ रुपए के आसपास की रकम कंपनी पहले इंडिकेट कर चुकी है जो कि ये जुटाना चाहते हैं। इसमें जी लर्न को भी आप फोकस में रखें क्योंकि जी लर्न की इसमें 59% हिस्सेदारी है। और आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे, एसएल समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं। और आखिर में स्ट्राइड्स फार्मा, इस स्टॉक पे नजर रखिए। इन्होंने अपना जो ऑस्ट्रेलियन कारोबार है उसके विनिवेश की मंजूरी मिल गई है बोर्ड से इनको, और सोलारा एक्टिव फार्मा के साथ इन्होंने डील करी है जिसके तहत हर वित्त वर्ष में इनको 500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी। जो स्ट्राइड्स फार्मा कल के सत्र में भी एक्टिव था और आज के सत्र में भी खबर यहां पर आती हुई नजर आई है स्टॉक पे। कल भी 3% की रफ्तार में था। लेकिन पूजा, आप भी बताएं कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर आज न्यूज फ्लो स्ट्रॉन्ग है? जी, कुछ अपडेट्स आए हैं ओएफएस जो कंपनियां ला रही हैं उससे जुड़ी हुई। शीला फोम कंपनी का ओएफएस जो नॉन रिटेल हिस्सा है वो करीब 2.2 गुना सब्सक्राइब हुआ है और आज से ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, यहाँ नजर रखिए। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी का जो रिटेल हिस्सा था उसको करीब 1.35 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा काफी सारे बड़े सौदे और प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी और बिकवाली हुई है। शुरुआत खादिम इंडिया से करेंगे। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने कंपनी के करीब 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ये हिस्सेदारी करीब 2% के आसपास की बैठती है, तो यहाँ नजर रखनी होगी। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी काफी बड़े सौदे हुए हैं। यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिया ने कंपनी के करीब 74 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। हिस्सेदारी करीब 2.8% की बैठती है और इसके जरिए सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और इसके सामने हेनेकन ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। जो स्टेक है ये हेनेकन ग्रुप ने लिया है
और हिस्सेदारी 43% से बढ़ाकर 46% के आसपास कर दी है। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी काफ़ी स्टॉक्स में खरीदारी और बिकवाली हुई है। शुरुआत मुकन से करते हैं। हम देख रहे हैं लगातार प्रमोटर्स स्टॉक में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। 22 से 25 मार्च के बीच प्रमोटर की तरफ से करीब 1 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है। तो यहाँ नजर रखिए। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर्स ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं और ये ट्रांजेक्शन जो हुआ ये 26 मार्च को हुआ है। फैम इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 43,500 शेयर्स की और 25 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर भी नजर रखिए। इसके अलावा स्पार्क यानी कि सन फार्मा एडवांस रिसर्च में प्रमोटर्स ने करीब 1 लाख शेयर्स बेचे हैं और ये जो बिकवाली हुई है ये 15 से 18 मार्च के बीच देखने को मिली है प्रमोटर्स की तरफ से। और आखिर में बात करते हैं मिंडा कॉर्प की। यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 49,000 शेयर्स की। 25 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। तो मिंडा कॉर्प में भी खरीदारी की है प्रमोटर्स ने। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी का एक्शन है, सिर्फ स्पार्क को छोड़कर। सन फार्मा एडवांस रिसर्च जहां पर 1 लाख शेयर प्रमोटर ने बेचे हैं प्रथम इन्वेस्टमेंट करके जो कंपनी है। आइए अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर करते हैं फोकस। और 2 तरह की रिपोर्ट्स है। एक तो ये जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है 4 अप्रैल को, उसको लेकर उससे पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है। तो पहले तो देवांशी वो बताइए और उसके बाद हम आपसे जानेंगे स्टॉक्स वाली रिपोर्ट्स। तो बिल्कुल अनिल जी, आज ब्रोकिंग हाउसेस ने खुशखबरी है एक्चुअली क्योंकि जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट से सबका कंसेंसस ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पे रेट कट की संभावना ही नहीं। गवर्नर साहब ने पिछली बार भी तोहफा दिया, इस बार भी फिर उम्मीद है कि बरकरार रखेंगे। चलिए बढ़िया। तो सारे ब्रोकिंग हाउसेस मानते हैं, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं 2 से 3 ब्रोकिंग हाउसेस ये भी मानते हैं कि करीब 50% माफ कीजिए 50 बेसिस पॉइंट की जो रेट कट है उसकी भी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले सिटी से शुरुआत करते हैं तो वो ये मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तो आना ही है इस बार की रेट पॉलिसी में। इसके अलावा 20% की प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा % का जो रेट कट है वो आ सकता है। और साथ ही जो उनका स्टैंस है वो भी थोड़ा डोविश हो सकता है और न्यूट्रल अकोमोडेटिव वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही आज गोल्डमैन सैक्स की भी इंडिया मैक्रो पर जो रिपोर्ट आई है वो मानते हैं कि ये वाली पॉलिसी में तो 25 बेसिस पॉइंट में दरें यहाँ पे घटने का ही अनुमान है। और साथ ही वो ये भी मानते हैं कि जो आर्थिक गतिविधि में धीमापन चल रहा है इसी की वजह से यहाँ पे उनको रेट कट काटना ज़रूरी है। साथ ही ये मानते हैं कि FY20 में अगर महंगाई दर 4% से ज़्यादा जो RBI का यहाँ पे टारगेट था उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो टाइटनिंग पॉलिसी भी FY20 में हमें देखने को मिल सकती है। HSBC 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है वो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जून में एक और बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने की उम्मीद फिर से बनती हुई दिख रही है। इस पे फोकस कीजिए। और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ये कहते हैं कि यहाँ पे जो फेड है थोड़ा सा डर था मार्केट में कि वो रेट हाइक कर सकते हैं लेकिन अब वहाँ पे कोई चिंता नहीं है। इसकी वजह से वो 2 जो दरें हैं वो काट सकते हैं पर इस बार 25 बेसिस पॉइंट के जो रेट कट है वो आना संभव है। ओके और स्टॉक्स पे कहाँ रिपोर्ट्स आई? सबसे पहले तो आप सिटी इंडिया की स्ट्रैटेजी पर नजर कीजिए। सिटी का मानना है कि दिसंबर 2019 के अंत तक 39,000 तक का लक्ष्य सेंसेक्स का वो दे रहे हैं। और साथ ही वो फाइनेंशियल, सीमेंट, फार्मा और ऑटो पर ओवरवेट है। कंज्यूमर स्टेपल्स और IT सर्विसेज पर वो अंडरवेट हैं। साथ ही आज क्रेडिट स्विस की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले SBI पर 350 के लक्ष्य वो बता रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। मान रहे हैं कि स्लिपेजेस FY20 में और क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे कम हो सकती है जिसके चलते मार्जिन यहाँ पे बढ़ेंगे। एस्कॉट्स पर भी वो काफी पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग 1060 तक के लक्ष्य और वो ये मानते हैं कि जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है वो काफी उनको पसंद आ रहा है क्योंकि FY21 के लिए उन्होंने जो मार्केट शेयर का टारगेट रखा है 15-16% वो बरकरार है। और साथ ही जो मार्केट शेयर FY20 में और 1% बढ़ने का अनुमान है जो FY19 में भी 1% तक बढ़ा था। ऑरबिंदो फार्मा पर और परफॉर्मेंस की रेटिंग है 840 तक के लक्ष्य हैं और मानते हैं कि यूरोपियन से मार्केट से यहाँ पे मार्जिन्स को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिख सकता है और अमेरिकी मार्केट्स में जो स्लो डाउन है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ दिख सकता है। और आखिर में क्रेडिट स्विस की डॉक्टर रेडीज पर कमेंट्री पॉजिटिव है, हालांकि वो अंडरवेट हैं। 2415 तक के लक्ष्य वो दे रहे हैं लेकिन मानते हैं कि ऑन्कोलॉजी जो कारोबार है उससे काफ़ी सहारा डॉक्टर रेडीज को मिलता हुआ दिख सकता है करंट लेवल्स पर। और HCL टेक पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट है जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। 1060 से बढ़ाकर 1250 तक के नए टारगेट्स वो अब यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने बहुत काम किया लगता है सर, उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी चल रही है। ओवरऑल ढेर सारी रिपोर्ट्स निकाली है। चलिए रिपोर्ट्स तो अपनी जगह है लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। विश्वेश जी, राकेश जी के अलावा कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं VK शर्मा साहब भी। आप सबका स्वागत है। फटाफट से पिक्स ले लूँ। पहले राकेश जी शुरुआत आप कीजिए अपनी पिक्स के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, 2 खरीदारी की राय हैं और 2 बिकवाली की राय हैं। पहले खरीदारी की राय से शुरू करते हैं।
खरीदना अनिल जी कोरमंडल इंटरनेशनल काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रुझान है, यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 470 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस, 521 का एक पोजिशनल टारगेट, देन एंटायर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक तेजी बनी हुई है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी अब करेक्शन से बाहर निकल रहा है। स्टॉक के अंदर कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदने की राय है 250 के स्टॉप लॉस के साथ 313 के लक्ष्य के लिए। हीरो मोटरकॉर्प एक्सपायरी के नजरिए से यहाँ बिकवाली की राय है। ऑटो स्पेस में हीरो मोटरकॉर्प का टेक्निकल रुझान खराब है। 2610 2610 का स्टॉप लॉस, 2455 के लक्ष्य के लिए हीरो मोटरकॉर्प में बिकवाली की राय है। आयशर मोटर भी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर में भी बिकवाली की राय है। 21,500 का स्टॉप लॉस, 20,180 के लक्ष्य के लिए आयशर मोटर को बेचे। चलिए, तो टू व्हीलर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली हो सकते हैं, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स दोनों में ही बिकवाली की सलाह। आयशर मोटर्स 20,180 का टारगेट है, 21,500 का स्टॉप लॉस, और हीरो मोटोकॉर्प पे 24,55 का लक्ष्य है, 26,10 का स्टॉप लॉस। खरीदना है तो कोरोमंडल इंटरनेशनल और विचार मिल गए मेरे बंसल जी के आज ऑटो बेचने के लिए, तो बंसल जी ने सपोर्ट दे दिया मुझे। कोरोमंडल इंटरनेशनल मिल गया फर्टिलाइजर। विश्वेश जी, आपकी भी पिक्स बताएं सर। मेरी ओर से बाय के रिकमेंडेशन है। जो पहला बाय है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। मेरा ऐसा मानना है कि एनबीएफसीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस काफ़ी टाइम से चला नहीं था, और कल के दिन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कैश में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, कपल्ड विद द फ्यूचर में 38 लाख का, लेकिन ओआई घटा है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कवर हुए हैं एक दिन पहले ऑफ एक्सपायरी, तो यहाँ पे एक्सपायरी के लिहाज से शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है, तो उस लिहाज से बाय करने की सलाह है। जो मेरा टारगेट है अपसाइड में एसआरटी ट्रांस फाइनेंस में वो है 1270 और 1295, और उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1230 का। तो एक स्टॉक है एसआरटी ट्रांस फाइनेंस। दूसरा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। मेरा ऐसा मानना है कंसिस्टेंटली स्टॉक ट्राइंग टू मेंटेन अबो रेजिस्टेंस लेवल, और कर भी कोशिश कर रहा था, लेकिन समवेयर अराउंड 750 के आसपास कुछ थोड़ी सी बिकवाली आ जाती है 760 के आसपास। तो मेरे हिसाब से आज तेजी का रुझान रखेंगे तो शायद सेकेंड हाफ में मोमेंटम पकड़ सकता है। 740 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। टारगेट अपसाइड में 765 775 रहेगा। और तीसरा बाय है वो है स्ट्राइट साशुन स्टार। मेरा ऐसा मानना है कल के दिन में स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज दिया था, फ्यूचर में कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हुई है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है आज के दिन में। तो छोटा सा स्टॉप लॉस 450 का, और एक ही टारगेट रहेगा स्टार में, वो है 475 ऑन द अपसाइड। तो ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। एस लेटर पे अटके हुए हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, स्टार। चलिए, तो आज परफॉर्मेंस स्टार को लेकर तो एक खबर भी है आज। ऑस्ट्रेलिया में इनकी जो एक सब्सिडी उनमें वो विनिवेश करने जा रहे हैं, और उससे हर साल उनको 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। सोलारा एक्टिव फार्मा जो इनकी कंपनी, इन्हीं के साथ ये कुछ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर भी है स्टार के लिए, जिसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। शर्मा साहब, पहले आपसे ये जो आज रिपोर्ट्स क्रेडिट पॉलिसी को लेकर और बड़ी इंटरेस्टिंग होती दिख रही है, और लगातार बैंक निफ्टी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। पहली बार इतिहास में 30,000 के ऊपर कल बंद हुआ है। तो क्या बैंक निफ्टी में ऐसा क्या है, बैंकों में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये बात करिए, सभी जानते हैं 30,000 के ऊपर आ गया, और इस सीरीज में हम 12% बढ़े हैं। ये तो डेटा है, ठीक बात है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो आप आमतौर पर क्या समझा जाएगा कि अगर इस सीरीज में 12% बढ़ गया है तो आगे चलते हुए प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, या अगले महीने उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये बता दें कि मार्च 2016 में हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी बढ़ा था 20%, और उस 20% बढ़ने के बाद भी 5 लगातार सीरीज जो उसके बाद आई उनके अंदर भी पॉजिटिव ही था बैंक निफ्टी। तो एक ये कि ये 12% को हम अंत नहीं समझे। अब फंडामेंटल आते हैं कि क्यों ऐसा होगा। वो इसलिए होगा कि हमारी जो अर्निंग ग्रोथ आ रही है उसमें से मेजॉरिटी जो बोझ है वो बैंकों के ऊपर है अपना ग्रोथ देने का। तो ये जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर जो ग्रोथ रेट है बैंक बाकी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये जो रिजल्ट का सीजन है इसके अंदर भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से आप अपनी जो तेजी के घोड़े हैं उनको बाकायदा घास खिलाते रहें, ये ऊपर चलेंगे। बहुत बढ़िया, ये अच्छा बताया आपने। तो तेजी में रहें, बरकरार, घबराएं नहीं। तो कुछ अच्छी तेजी की पिक्स ले लेते हैं, कुणाल जी से पूछ लेते हैं। कुणाल जी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं या तेजी की तरफ? कुणाल जी बताइए अपनी पिक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, 2 काउंटर्स, एक में बिकवाली की और एक में खरीदारी की राय है। अनिल जी, ऑटो काउंटर्स में आपकी भी बिकवाली की राय है, राकेश जी की भी है, मैं भी पीछे नहीं हूँ। M&M मेरी राय में बेचना चाहिए।
यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि सब गिरेंगे तो M&M भी नीचे जाएगा। इसको शॉर्ट करें, 640 का टारगेट रखें, 675 पर स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में M&M को शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन बाय करना चाहिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत वक्त बाद हमने कुछ आउट परफॉर्मेंस कल बनते हुए देखी, जहां बाजार में थोड़ी कमजोरी भी आई तो एक काउंटर ऊपर बंद हुआ है और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट भी चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहिए। यहां स्टॉप लॉस 945 पर रखें, 995 रुपए पहला और 1020 रुपए दूसरा लक्ष्य होगा, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री को बाय करना है, M&M को शॉर्ट। चलिए, तो ये है राय आपके लिए खरीदारी और बिकवाली दोनों ही तरफ। अब आइए, ऑटो स्टॉक्स का बड़ा जिक्र हो गया एक्चुअली, मैंने भी बोल दिया, कुणाल जी, राकेश जी भी बोल दिया, शर्मा साहब अब आप भी बचे हुए, आप भी बोल ही दीजिए। टाटा मोटर्स ने पे S&P ने रेटिंग घटाई है, वो बोल रहे JLR में मामला ठीक नहीं है। स्टॉक बड़ा था, प्रोमोटर की खरीदारी के बाद फिर से नीचे आ रहा है, क्या करना? मेरे ख्याल से इनमें अभी खासकर इनकी तो प्रॉब्लम है ही, और जब तक ये ब्रेक्सिट का मामला नहीं ये ऊंट किस करवट बैठेगा, जब तक ब्रेक्सिट का ऊंट बैठ नहीं जाता तब तक टाटा मोटर्स आपको तो पता है ग्लोबल मार्केट से आप तो सब मालूम होता है, बताओ किस करवट बैठेगा ऊंट? मुझे तो क्या लगता है सर कि ये दूसरा रेफरेंडम होगा। ये मेज जो है तेरेसा में, ये मई तक बनी रहेगी प्रधानमंत्री या निपट जाएगी पहले? हैं जाएंगी, जानी चाहिए। मेरे ख्याल से कि इस सेंस में कि दूसरा एक रेफरेंडम कराने की आवश्यकता है। पहला जब रेफरेंडम हुआ था तो ये समझा जा रहा था कि हम निकलेंगे बिकॉज, और निकलेंगे तो एक EU से एक डील हो जाएगी, वो डील हो ही नहीं, और आप बिना डील तो निकलना ही नहीं चाहते। तो उस वक्त ये अजम्पशन था कि निकलेंगे तो डील के साथ निकलेंगे, जो आज की डेट में संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोबारा अगर ये होगा तो यहाँ पे नहीं निकलने की बात आएगी कि हम EU में बने ही रहें, बिकॉज निकलने से कोई भी इंक्रीमेंटल फायदा नहीं है, ये मुझे लगता है। ठीक बात है। तो टाटा मोटर्स नहीं, अभी नहीं खरीदना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, ठीक बात। अच्छा, टाटा मोटर्स छोड़िए, एक आइडिया तो दीजिए, आइडिया के राइट्स इशू में पैसा लगाना है या नहीं? आइडिया ये चाहिए जी जी इससे पहले कि आप कुछ और सोच लेंगे। आज आखिरी दिन है, जिन लोगों को राइट्स चाहिए 12.5 रुपये में आज खरीद लेंगे तो ठीक है, कल से एक्स राइट हो जाएगा। एक्स राइट होने के बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं शायद 18-19 रुपये इसका भाव हो जाए, या पता नहीं इससे नीचे हो जाए, तो क्या करना है? मेरे ख्याल से जहाँ पे बिजनेस अच्छा नहीं है वहाँ पे शेयर सस्ता मिल रहा है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि बिजनेस आगे ये अंडर प्रेशर ही दिखते हैं, क्योंकि रिलायंस जो लीडर है लगातार नए कस्टमर गेन कर रहा है, और उसके जो आरपूज हैं बेहतर हैं, और इंडस्ट्री के आरपू भले ही वो आइडिया हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो या फिर अपना एयरटेल हो, उतने आरपू नहीं है। तो ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से लीडर के साथ रहे तो बेहतर है। सिर्फ इसलिए कि सस्ता मिल रहा है इसलिए आपको कोई शेयर नहीं खरीदना चाहिए। चलिए, खबर यहाँ पर L&T भी कि कॉग्निजेंट के घूसखोरी मामले में L&T का कोई हाथ नहीं है, ऐसा उनके CEO ने बोला है। तो L&T बताएं विश्वेश जी, आप अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन ये तेजी पकड़ेगा या फिर इसको अवॉइड लिस्ट में डाला जाए? कल मुनाफा वसूली थी, नो डाउट। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि L&T ने पिछले ऑलमोस्ट 5 वीक में बहुत ही बढ़िया मूव दिया है, 1200 से 1420 तक का। अभी अगर फॉर सम रीजन स्टॉक में 1350, कल का क्लोजिंग 1368 फ्यूचर में था, अगर 1350 आता है तो मेरे हिसाब से इसको बाय करना चाहिए, और उस सूरत में 1330 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और वहाँ से टारगेट 1460 का होगा। तो अगर मुझे नीचे मिलता है या अगर मैं स्टैगर्ड महीने में भी बाय करता हूँ तो मेरे हिसाब से खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल गुड्स में मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं भेल भी अच्छा डेटा दिखा रहा है, और भेल में जिस हिसाब से लोअर लेवल से मूव आया है, सीमेंस में जिस हिसाब से मूव आया है, मेरा ऐसा मानना है कि कैपिटल गुड वुड बी द वन सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड फॉर 1 to 3 मंथ्स यहाँ से। शर्मा साहब, अर्निंग्स ठीक रह सकते हैं L&T सीमेंस जैसे कंपनियों की? अर्निंग्स ठीक रह सकते हैं, लेकिन हमारा एक कॉमन इन्वेस्टर है वो ये समझता है कि अच्छी अर्निंग्स कहाँ आएंगी, तो अच्छी अर्निंग आपकी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आएंगी, और NBFCs पे जो प्रेशर हम समझ रहे थे वो आगे चल के प्रेशर उतना नहीं रहेगा, इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वो जो होना है। ऐसे मौके पे जो NBFCs हैं वो आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। अच्छा, NBFC की बात चली तो अक्रॉस द बोर्ड NBFC, क्योंकि खरीदारी तो सभी NBFCs में देखने को मिल रही है, कोई पर्टिकुलर तबका ऐसा है जहां पर अर्निंग्स बेहतर रहेंगी या फिर नहीं? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस देख लो आप, ऑटो फाइनेंस कंपनियां देख लो, या फिर जो दूसरी टेरिटरी भी है। मैंने जो डिस्क्लोजर दिया उनमें से कोई भी नाम नहीं है इनका। अभी तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, पर ये बता दूंगा कि जो हाउसिंग कंपनीज हैं वो रिलेटिवली अभी सेफ हैं।
उनके अंदर भी जो बादल थे वो छट गए हैं और इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी स्थिति अच्छी रहेगी। कंपनी में पिन पॉइंट नहीं करूंगा तो, लेकिन हाउसिंग कंपनीज और एनबीएफसीज जो बड़ी हैं कंपनियां उन्हीं के साथ रहें, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। ओके, एक और स्टॉक है दिल्ली का एनबीसीसी। बंसल जी जरा इस पर राय दीजिए। 1003 करोड़ के 5 ऑर्डर मिले हैं, आप आज कुछ बाय ऑर्डर देंगे इस पे? नहीं अनिल जी, इसमें मैं तो अभी अनिल जी बाय ऑर्डर्स नहीं देना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। हमने अनिल जी इस पे निचले स्तरों पर बाय ऑर्डर दिया था 61-62 के अराउंड और 67-68 के टारगेट दिए थे। अब अनिल जी नई खरीदारी के लिए रुकेंगे, 65 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तभी नई खरीदारी करेंगे। एल्स अनिल जी दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, वहां पे नजर रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप लोग डिम्पी जी को मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। उनके ब्याह पे उनको याद करते हुए सवाल पूछ लेता हूँ यूबीएल पर, जो कल बड़ी ब्लॉक डील हुई। 74 लाख शेयर जो बेचे हैं सरकार ने, हेनिकन ने खरीदे हैं। वो लगातार खरीदने के मूड में, 40-42% स्टेक तो उनके पास पहले से थी और भी बढ़ाई है कल, तो वो खरीदारी हुई 1361 रुपये के दाम पर यूबीएल। इस स्टॉक पर, इस सेक्टर पर क्या राय है शर्मा साहब? देखिए, स्टॉक पे मैं राय नहीं दे रहा, पर सेक्टर के ऊपर राय देता हूँ। ठीक है, ये जो सेक्टर है, और मैं ड्रिंक्स के ऊपर वैसे जनरली बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये एडवर्टीजमेंट इसके अंदर मना है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं अच्छे खासे बने हुए हैं, बने रहेंगे। उनके इनडायरेक्टली तो सब करते ही है, कौन नहीं करता है? वो ग्लास के नाम पर और सोडा के नाम पर और सीडी के नाम पर जितनी भी लीगली परमिसिबल है, हम सब समझते हैं उतना हो रहा है, वो ठीक है। पर नया कोई आदमी के लिए करना मुश्किल है, बिकॉज़ वो नोन ही नहीं है। हाँ, नोन तो ठीक बात है। एक भी ये कहूंगा कि जो एक तो ये चलन थोड़ा बढ़ गया है, दूसरा जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो लिबर्टी के नाम पे ही वो थोड़ी बहुत ड्रिंक्स लेने लग गई हैं और ज्यादा लेने लग गई हैं। तो उनके अंदर ये जो तबका है, खासकर जो बियर सेगमेंट है, और ये कौन सी, मैं तो नाम नहीं जानता, वो कौन सी है जो सफेद सफेद होती है। अच्छा, अब आप इस तरह से पूछ रहे हैं कि अगर मुझे पता भी होगा तो मैं बोल नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं भी नहीं बोलना चाहूंगा। तो वो जो सेगमेंट है, पर ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ रही है, तो ये मेरे ख्याल से ये आपके उसमें होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ये सब इन सेक्टर के स्टॉक भी होने चाहिए। हम जब इन पे बात करते हैं, हम एक डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देने का मौका देते हैं हम लोगों को जी। शेयर का तो है ही है, हमेशा होता ही है। नहीं, डिस्क्लोजर मैं भी देता हूँ कि मैं किसी प्रकार का मद्यपान नहीं करता। अगर आप प्रोडक्ट, मैं सिर्फ अदरक की चाय पीता हूँ, वो भी गर्मा गर्म। बिल्कुल ठीक है, मसाला चाय, बिल्कुल ये सच्चा नॉर्थ इंडियन अदरक वाली चाय पीता है एकदम, बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर फोकस करते हैं। अच्छा, एक एसबीआई पर रिपोर्ट अच्छी आई है। विश्वेश जी जरा देखिए, आप खरीदेंगे? क्रेडिट स्विस 350 का टारगेट था, रिपोर्ट लिखी अच्छी है उन्होंने। और कल मेरे ख्याल से इनके इन्वेस्टर मीट वगैरह भी थी, उसमें बड़ा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था मैनेजमेंट, अच्छी बात करके गए। सर ये जो लेवल है ना, ये लेवल ऐसे लेवल हैं जो बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ना है, सपोज जैसे शर्मा जी बता रहे थे, मैं भी वो डेटा से कंकर करता हूँ, तो यहाँ से चलने वाले हैं लार्ज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में मेरे हिसाब से एसबीआई। मैं बताऊँ कि लास्ट बार ये लेवल आया था फरवरी 2018 में, और 310 टच करने के बाद स्टॉक नीचे में 242 गया था। उसके बाद में वापस सितंबर 2018 में 311 आया था और फिर वापस उसके बाद 250 के आ गया था। तो ये जो रेंज हम पहुंच रहे हैं अभी, 308 का क्लोज था, 310 312 की ये जो रेंज है मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूशियल है। और इसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आता है तो अगला जो लेवल आता है एसबीआई का वो 340 रुपये का आता है। तो उस सूरत में मेरे हिसाब से मोमेंटम अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट कि बैंक निफ्टी मोमेंटम रहेगा। अगर 310-12 पे रुक जाता है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी रुक जाएगा, और अगर ये नहीं रुकता है तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू रहेगा। तो लॉट ऑफ इफ एंड बट एंड थोड़ा सा कंडीशनल रहेगा कि वीकली क्लोजिंग अब वो 312। एचसीएल टेक पे बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट है। उन्होंने लक्ष्य जो दिया वो 1060 का पहले लेकर चल रहे थे और अब 1250 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो एक अच्छी रिपोर्ट है। उनका ये कहना है कि बड़ी डील से फायदा होगा। लेकिन तकनीकी तौर पर आप बताएं कुणाल जी, कैसा लग रहा है अभी एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर? देखिए रजत, अगर आप एचसीएल टेक की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है और पिछले कुछ दिनों का अगर आप मूव देखें तो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक दो बार ऐसा लगा कि स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन वापस से ये ऊपर आता है। तो निचले स्तरों पर इसमें एक बड़ा सपोर्ट है, ऐसा चार्ट पर नजर आता है। और ये सपोर्ट 1010 1015 के रीजन में है।
मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव हो गई है यहाँ पर, और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1070-75 पर अगला पड़ाव है, तो मुझे लगता है वहां तक ये स्टॉक जाना चाहिए। जिनके पास है वो होल्ड करें। 1010 पर स्टॉप लॉस रखें, 1075 पहला टारगेट होगा और वो बड़ी चुनौती होगी। 1075 पार हुआ तो फिर इसमें बड़ा मूव आएगा, तो 1075 पहला टारगेट, 1010 का स्टॉप। ओके कुणाल जी, खादिम इंडिया, इसके चार्ट्स देखिए जरा और बताइए इसमें कोई एक्शन है क्या? बाटा वाटा के चलने के बाद अब यूटीआई म्यूचुअल फंड ने कल यहाँ पर 3 लाख शेयरों की है खरीदारी 436 रुपए के दाम पर, तो और बंद भी स्टॉक लगभग वहीं हुआ है। हालांकि 3-4 लाख शेयर कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन खरीदे यूटीआई म्यूचुअल फंड ने, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए यानी जी, एक बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इतना बड़ा वॉल्यूम स्टॉक में पिछले 2 सालों में नहीं देखा गया, तो कल एक बड़ा वॉल्यूम है और वो आप बता रहे हैं इस बड़ी डील के चलते है। स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि बेहद कमजोर है। ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म करता है, कोई खरीदने का कारण चार्ट पर नजर नहीं आता जब तक कि ये 485 के लेवल को पार न कर ले, जिसमें कि अभी काफी वक्त है। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर इसको अवॉइड करना चाहिए। इस खबर के चलते इसमें खरीदारी की राय नहीं। बंसल जी, आपकी राय लेना चाहता हूं मैं एक स्टॉक पर। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। अब बंसल जी का तीसरा नेत्र किस शेयर पर खुलेगा? क्योंकि जेपी एसोसिएट कल से वायदा कारोबार से बाहर हो जाएगा, आज आखिरी दिन है। तो बहुत बार इन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला है उसके ऊपर, और फाइनली ज़्यादा घूरने की वजह से ये बाहर जा रहा है। एफएनओ में आज आखिरी दिन है। बंसल जी, अब इस शेयर का क्या होगा? अनिल जी, अब होना क्या है अनिल जी, अच्छा ही होगा। वायदा बाजार से बाहर जाएगा तो जिन्होंने ले रखा है उनके लिए एक राहत की सांस लेंगे वो, कि अब आदमी इसको फ्रेश शॉर्ट नहीं कर पाएगा। बट अनिल जी, जिस तरीके से ये इसकी जेपी इंफ्रा एनसीएलटी में गई हुई है और ये उसको आप होल्ड करती है, मेरा ऐसा मानना है एनसीएलटी से दूर रहना चाहिए, और कोई भी उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए जेपी एसोसिएट से। अच्छा शर्मा साहब, ब्रिटानिया की एंट्री हो रही है निफ्टी में कल से, और एचपीसीएल हो रहा है बाहर। दोनों स्टॉक पर फंडामेंटली व्यू? ऑल मार्केटिंग कंपनीज की अपने यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इस बार। अच्छा। लेकिन क्रूड एक जो बढ़ता हुआ अभी दिख रहा है वो अंडर प्रेशर रहेगा, तो लंबी अवधि के लिए मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई इसके अंदर कोई नेगेटिव व्यू है, बिकॉज एक ग्लोबल स्लोडाउन अगर आ रहा है तो फिर वो क्रूड को भी अल्टीमेटली आपके उसके अंदर कैप रखेगा। ब्रिटानिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इन द सेंस कि इसके मार्जिन बढ़े हैं और ये अपने ब्रांड को एक्सटेंड कर रहा है नए नए प्रोडक्ट्स लेके। तो जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कंज्यूमर्स के बेहद नज़दीक है, और उस दृष्टि से इसमें बने रहने की संभावना दोनों में से अगर देखा जाए तो ब्रिटानिया एक सेफर बेहतर लगता है। चलिए, मतलब अच्छी कंपनी से रिप्लेस हो रहा है कम से कम, ये तो आराम है। चलिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है कुणाल जी, जरा इसको देखिए। बड़े दिनों बाद ये रडार पे आया, यूनिप्लाई। 26 मार्च को यूनिप्लाई के प्रमोटर्स ने खरीदारी की है 1 लाख शेयरों की। वैसे तो कई सारे स्टॉक हैं जहां प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें नाम या तो बहुत दिनों बाद आया या पहले मैंने नोटिस नहीं किया। ये बताइए, यूनिप्लाई के चार्ट्स में कुछ दम है क्या? देखिए, चार्ट तो खस्ता हाल है नहीं जी। लगातार स्टॉक में हम लोअर पिक्स बनते हुए देख रहे हैं। 100 से गिरता हुआ आया है, अब ये 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी कोई सपोर्ट चार्ट पर नजर नहीं आता। इनफैक्ट हाल ही में इसने 45 के एक अहम सपोर्ट को तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि चार्ट के आधार पर तो किसी भी तरह का खरीदने का कारण नहीं बनता है। निचले स्तरों पर जरूर 30 रुपए के आसपास आ जाए तो वहां जरूर सोचा जा सकता है खरीदने का। इन स्तरों पर मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए।